माधापुर कहकर एक गांव है। उस गांव में बाबू सेठ कहकर एक उधार देने वाला व्यापारी रहता था। वो लोगों को अधिक ब्याज में उधार देकर बाद में उनको बहुत सताता रहता था। बाबू सेठ को पैसों के साथ सोना भी बहुत पसंद था। जब भी वो बाहर जाता था तो पूरे बदन में सोना पहनकर जाता था। एक दिन ऐसे ही वो बहुत सारे सोने पहनकर बाहर जा रहा था तो उनको उसी गांव में रहने वाले घनी नाम का एक चूहा देखा और उनके दोस्त चूहे से, अरे वाह, उस बाबू सेठ का बड़ापन को देखो और उनका इस स्टाइल को देखो, सब उनको कैसे प्रणाम कर रहे हैं देखो। इसका कारण जरूर उसके पहने हुए सोने की वजह से ही है। इतना पिक्चर नहीं है उनकी। वो इस गांव में एक नंबर का लोफर है। लोगों की खून पसीने को अधिक ब्याज के रूप में चूस चूस कर कोल्ड ड्रिंक जैसा पी लेता है और उनकी कागजातों को छीन लेता है और ऐसे सोने पहनकर घूमता रहता है। अरे तुमको तो उनको देखकर जलता है। जिसके पास जो नहीं रहता है, दूसरों के पास जो रहता है, उनको देखकर तो ऐसा ही जलन होता है। मुझे भी उनके जैसे बड़ा आदमी बनना है। फ्लैशबैक की जरूरी नहीं है। मैं भी एक सोने का चूहा जैसा बनना चाहता हूँ। उसके लिए कुछ उपाय है तो बोलो, नहीं तो अब से हमारे दोस्ती की कटिफ कहकर मुझे छोड़ दो। अरे तुम इतने बोलने से भी समझते नहीं हो। ठीक है, एक बार तुम सोने के चूहे जैसे बन जाओगे तो तुम किस तरह के मुश्किल में फंस जाओगे उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। हम अलग हैं और मनुष्य अलग है, लेकिन तुमने हमारे दोस्ती को बीच में रखा। इसलिए तुमको एक उपाय देता हूँ। इस गांव के बाहर एक जंगल है, उसमें एक कुत्ता तपस्या करता रहता है। उसके पास जाकर पूछो, जरूर वो तुम्हारा ख्वाहिश पूरा करेगा। तब घनी उस जंगल के लिए निकला। जंगल में एक पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए एक कुत्ता दिखाई दिया। उसके पास जाकर घनी उनकी ख्वाहिश के बारे में पूरा बताया। वो सुनकर कुत्ता, देखो तुम जो पूछ रहे हो वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे जान के लिए खतरा हो सकता है। एक बार फिर से सोच लो। अरे बकवास बातें भोंकना बंद करो। तुमसे होगा कि नहीं ये बोलो। ठीक है, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा है, कहकर आसमान की ओर देखा। हे भगवान, इस चूहे को एक सोने की चूहे के रूप में बदल दो। बस आसमान से एक पत्थर आकर उस चूहे के ऊपर गिरा। वो चूहा एकदम सोने के चूहे की तरह बदल गया। खुद को देखकर वो चूहा, अरे वाह, कैसे चमक रहा हूँ, कितना प्यारा लग रहा हूँ। अब मुझे भी देखकर उस सेठ की तरह लोग बहुत इज्जत करेंगे, जय जयकार करेंगे, सोचा। तब गांव के लोग एक जगह में इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। तब घनी उनके बीच में जाकर, अरे वो मानो, मुझे देखो, मैं एक सोने का चूहा हूँ, सब मुझे प्रणाम करो। तब लोगों में से एक, अरे ये तो सोने का चूहा है, इसे पकड़ो और बेचो तो हमारे सारे मुसीबत दूर हो जाएंगे। पकड़ो उसे, मारो, पकड़ो। अरे अब तो ये लोग मुझे मार देंगे, सोचकर उधर से भाग गया। लोग उनका पीछा करते रहे। तब वो चूहा बाबू सेठ के घर में घुस गया। तब बाबू सेठ उनके बेडरूम में सो रहा था। उनके पास जाकर उनके ऊपर चढ़ गया और वो चूहा बाबू सेठ से, ओ बाबू सेठ, उठो बाबू सेठ, कहकर पुकारा। बाबू सेठ उठकर उस चूहे को देखकर हैरान हो गया। ओए बाबू सेठ, देखो मैं तुमसे भी अच्छा सोने का चूहा बन गया हूँ, मुझे प्रणाम करो। मैं तुम जैसे बदन के ऊपर सोना नहीं पहना हूँ, मेरा बदन पूरा सोने का है, देखो। तब बाबू सेठ उस चूहे को पकड़ने के लिए कोशिश किया तो वो फिसल कर भाग गया। तब बाबू सेठ बाहर आकर उनके गुंडों को बुलाया। सब लोग आइए, तुम क्या करोगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो सोने का चूहा मुझे चाहिए। वो मुझसे भी महान समझता है अपने आप को, उसे मार दो। तब बाबू सेठ के गुंडे उस चूहे के लिए पूरे गांव में छान मारने लगे। ये देखकर वो चूहा उनके दोस्त के पास गया और सब कुछ उसे समझाया। वो सुनकर दूसरा चूहा, मैं तुमको पहले ही बोला था ऐसे मत करो कहकर, अब मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, तुम जाकर उसी कुत्ते से बोलो। तब घनी उस कुत्ते के पास फिर से गया। उसके साथ जो हुआ सब कुछ उस कुत्ते को समझाया। तुम ऐसे बदल जाने के लिए एक कारण तो है। वो बाबू सेठ लोगों के पास चुराए हुए पैसों को एक अंडरग्राउंड में छुपा कर रखा है। तुम जाकर उनका कुछ करो और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। मुझे सब कुछ समझ में आया है बस, कहकर बाबू सेठ के घर गया।
और उधर एक छेद को देखा। उसमें घुसकर अंडरग्राउंड में पहुंचकर बाबू सेठ छुपाए हुए पैसों के पास जाकर उन्हें कतर कतर कर काट दिया। बाद में बाबू सेठ जाकर उस अंडरग्राउंड में उनके पैसों को देखा तो सब कुछ चकनाचूर बन गया। तब बाबू सेठ बाहर आकर उनके आदमियों से, अरे वो चूहे को पकड़ने के लिए बोला, कोई नहीं पकड़ा क्या अब तक? उसे पकड़ो जल्दी, वो मेरे पैसों को और जरूरी कागजातों को कतर डाला है, जाओ सब लोग ढूंढो उसे। तब उनके लोग फिर से गांव में ढूंढने लगे। गांव की लोगों की जरूरी कागजात और जरूरी दस्तावेजों को वो चूहा काट दिया कहकर पूरा गांव का लोगों को पता चल गया। अरे वो सोने का चूहा तो बहुत अच्छा किया, हमारे कागजातों को चकनाचूर कर दिया। उसके लिए एक मंदिर बनाना है, सब लोग मिलकर उस चूहे को एक मंदिर बनाएंगे। फिर सब लोग मिलकर एक अच्छा सा मंदिर बना दिया। अब उस मंदिर में घनी और उसका दोस्त चूहा दोनों बैठे हुए थे। तब वो दोस्त चूहा, घनी, अब तो तुम्हारा ख्वाहिश पूरा हो गया ना? देखो सब लोग कैसे तुमको प्रणाम कर रहे हैं। सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। तब उस मंदिर को एक गरीब किसान आया और घनी से, हे मुशीक भगवान, वो बाबू सेठ हमारे पैसों को चुराया है और हमारा खेत का कागजात उनके पास रख दिया है, तुमको ही हमें बचाना होगा, कहकर प्रणाम कर कर चला गया। अरे तुम्हारा वक्त का ख्वाहिश पूरा करोगे क्या? आज बाबू सेठ के घर में हर चीज को कतर कतर कर काट डालता हूँ, उसका पूरी बिल्डिंग को भी काट डालूंगा। उसका नाम नंद किशोर, वो उस गांव का जमींदार था। उस जमींदार के पास बहुत सारे लॉरी, ट्रक्स वगैरह हुआ करते थे, लेकिन उस गांव में उगे फसल को बेचना पड़ा तो पड़ोस के गांव में नाले के रास्ते से जाना पड़ता था, नहीं तो सड़क के रास्ते पे 50 किलोमीटर तक चलना पड़ता था। वहाँ पे रहे किसान और ग्रामवासियों को रोज उस दिक्कत से गुजरना पड़ता था। एक बार एक इंजीनियर उस गांव में आया। वहाँ पे रहा किसान उस इंजीनियर से मिलके, इंजीनियर साहब, पिछले 20 साल से इस नाले के रास्ते से पैदल चलकर पड़ोस के मार्केट में हमारे उगे फसल को बेच रहे हैं। कई बार हमें फसल नुकसान भी होता है। गर्मियों में कटे फसल गर्मी की वजह से सूख जाते हैं, इसलिए यहाँ ब्रिज आने का जैसा बंदोबस्त कीजिए सर। जरूर, कहकर वहाँ से निकल गया। उस दिन शाम को जमींदार इंजीनियर से मिलके, इंजीनियर साहब नमस्कार, सर्वे रिपोर्ट क्या कह रहा है? नमस्कार जमींदार साहब, सर्वे रिपोर्ट ये कह रहा है कि उस नाले के ऊपर अगर ब्रिज बंधवाए तो पूरे ग्रामवासी को लाभ होगा। इंजीनियर बाबू, आपको तो सब कुछ मालूम है, क्योंकि उगे फसल को मैं अपने लॉरी में ले जाकर बेच रहा हूँ, इसलिए मैं इतनी जायदाद और हैसियत कमा पाया हूँ ना। वैसे ही गाँव वालों के फसल भी मैं ही खरीद कर मार्केट में अधिक दाम में बेचता हूँ। अब अगर वो ब्रिज आया तो मुझसे पहले मार्केट में वो लोग चले जाएंगे, इसलिए हम अगर आपस में हाथ मिलाए तो 10 लाख मैं आपको गिफ्ट में दूंगा ना। आइडिया अच्छा है, पर ब्रिज नहीं बांधेंगे तो गांव वाले कारण तो पूछेंगे ना साहब। अरे रे रे, इतने पढ़े लिखे होकर वो लॉजिक मुझसे ही क्यों बुलवाना चाहते हैं साहब? ठीक है, वो कीचड़ का पानी है, उस पानी के ऊपर ब्रिज बांधना मुश्किल है, अगर बांधे तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, ऐसा कुछ बोल दीजिए ना। ठीक है जी, कहकर चला गया। अगले दिन इंजीनियर, ग्रामवासियों, यहाँ पे सर्वे रिपोर्ट करने के मुताबिक ये मालूम पड़ा कि यहाँ पे ब्रिज बांधना बहुत मुश्किल है। कीचड़ पानी होने के कारण ब्रिज बांधने पर भी उसका बॉडी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन अशोक नाम का युवक शहर से पढ़ाई खत्म करके गांव लौटा। घर पे आया तो उसके पिता, क्यों रे, सफर कैसा रहा? एग्जाम सभी ठीक से लिखा ना? सुपर पापा, बहुत अच्छा लिखा। वैसे क्या हुआ पापा, गांव वाले सभी इंजीनियर कोई आया है कहकर बातें कर रहे हैं, वैसे वो इंजीनियर क्या बोला? क्या बोलेंगे, हमेशा की तरह वही जवाब, कीचड़ में पानी है, ब्रिज नहीं टिकेगा। वो क्या पापा, समंदर पे ही ब्रिज बांध रहे हैं, एक छोटे से नाले पे ब्रिज नहीं बांध सकते क्या? आश्चर्य लग रहा है, कहकर अशोक बांस की लकड़ी के ऊपर चलते हुए ब्रिज के पास गया।
उस कीचड़ पे बांस की लकड़ी की मदद से चलना शुरू किया। अरे ये बांस की लकड़ी मेरे वजन को भी संभाल पा रही है, नीचे भी नहीं लग रहा है सोचकर बाद में अपने पिता की मदद से एक ट्रक पूरा बांस की लोड लेकर आया और उसकी मदद से बैम्बू ब्रिज को बंधवाया। उस बैम्बू ब्रिज को देखकर गांव वाले सभी आश्चर्य हो गए। अरे भाई ये क्या, यहाँ पे कोई भी ब्रिज बांधे तो टिक नहीं पाएगा कह के इंजीनियर साहब कहे थे ना, क्या ये बांस का ब्रिज टिक पाएगा? तब अशोक एक लॉरी को लाकर उसके ऊपर चलाया। लॉरी के वजन ही संभाल पा रहा है, मतलब ये बैम्बू ब्रिज बहुत ताकतवर है, आप लोग हिम्मत धरिए। तब से गांव वाले सभी उस बैम्बू ब्रिज का सही दिशा में उपयोग करके उनके फसल को मार्केट में अच्छे दाम में बेचने लगे।